22 बरस कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके चागी में धमाकों के जरिए भारत के एटमी धमाकों का जवाब देकर अपनी जौहरी ताकत का मुजाहिरा किया गया। आज यौम तकबीर के मौके पर ट्विटर पर जारी बयान में मरियम नवाज ने इससे मुतल्लिक कहा है कि यौम तकबीर हर साल नवाज शरीफ की अपनी मट्टी से वफा की दास्तान सुनाता है, जो वफाओं से शुरू होकर जाली सजाओं पर खत्म होती है। उन्होंने कहा कि सलाम है नवाज शरीफ पर कि कोई मुश्किल, कोई कुर्बानी नवाज शरीफ की खिदमत की राह में रुकावट नहीं बनी। मरियम नवाज के इस बयान पर रद्द अमल देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मरियम नवाज पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत और काविश को हर चीज़ की तरह अपने खानदान से ना जोड़े। ट्विटर पर जारी बयान में शिबली फराज ने मजीद कहा कि मरियम नवाज की क़यादत की वफा मट्टी से नहीं बल्कि पैसे से रही है। इन वफाओं की तस्वीरें A1 फील्ड्स और दीगर जायदादों की सूरत में दुनिया भर में नजर आती हैं। इस तमाम तर मामले पर हमारा सवाल कुछ अपने एनालिस्ट से यूं है कि क्या पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का सेहरा या क्रेडिट सिर्फ नवाज शरीफ को जाता है? न्याजी साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। एटमी की जो कुव्वत के हवाले से हैसियत है और उसको एक एटमी मुल्क के तौर पर तस्लीम किया गया, वो धमाकों के बगैर मुमकिन नहीं था। वगरना बेशुमार लोग जो है उनके पास एटमी सलाहियत है, साउथ अफ्रीका है, इजराइल है, लेकिन उनको लोग एटमी कुव्वत मानने से इनकारी है। दूसरी बात यह है कि मेरे तो जहन में जब वो 5 के मुकाबले जिस दिन 6 धमाके हुए थे, वो तो मैं चाहता हूँ कि वो दिन जो है ना अपने जहन में मैं महफूज कर लूँ। तो मुझे पता है कि मैं कहाँ से एक बिल्कुल एक नीचे अस्थाई गहराई में पड़ा था और कहाँ मैं किसको हिमालय के सर पे पहुंचा दिया 6 धमाकों ने एक पाकिस्तानी कौम के मेंबर के हिस्से से। मरियम ने जो बयान दिया है वफादारियों से जाली सजाओं तक, मेरे नजदीक ये बड़ा रिदमिक और म्यूजिकल है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि एक कॉल आई थी मुशर्रफ साहब को और क्या हो गया, तेरी सरकार के सामने पहुंचे, उनका सर नगू हो गया था एक कॉल के ऊपर। इसी एक कॉल के ऊपर मुल्ला ज़ईफ जैसे बेचारे अखबार में अपनी किताब उसकी पढ़ ले उठा के अमरीकियों के हवाले कर दिया गया था और वहां पे उनको रेजिस्ट करना कोई मामूली बात नहीं। दूसरी बड़ी अहम बात है कि मैं 77 में भुट्टो साहब को निकाला गया था, जो मूवमेंट चली थी, पहले लम्हे से लेके आखिर तक, बल्कि उससे पहले तक मैं हरावल दस्ते में था। मैं स्टूडेंट उसमें लीडर था और बिल्कुल प्रैक्टिकल शरीक हुआ था, उसके खिलाफ मूवमेंट चली थी। हाइंडसाइड में देखता हूँ तो मैं यकीन मानो, और जो मजीद पढ़ाई करने के बाद और चीजों का जायजा लेने के बाद कि भुट्टो साहब के जाने की वाहिद वजह थी न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करना। दूसरी बात यह है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाना जो है वो ज़ियाउल हक के भी क्रैश की जिम्मेदारी बनी। नवाज शरीफ को जब 99 में निकाला गया तो उसकी असल वजह धमाके ही थी, और आज जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो असल वजह चीफ टैक्स थी। यह बात है कि हम भी पार्टनर क्राइम बन जाते हैं और हमारे लोग जो है उसका फायदा उठाते हैं। हालांकि बाद में ये नहीं है कि वो उन चीजों के चीफ टैक्स के या न्यूक्लियर धमाकों के इन चीजों के खिलाफ होते हैं, उसके कस्टोडियन में रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त। ठीक है। और न्याय साहब, एक शख्स और हैं जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब, हम जब क्रेडिट लेने वालों की, बिल्कुल आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी इंटरव्यू लिया है, हमें पता है, हमारे भी ज़रा हैं, तो आप ये बताएं कि क्रेडिट लेने वालों की तो एक इतनी लंबी फहरिस्त होती है, लेकिन वो टेक्निकल टीम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टेक्निकल टीम, जिनको असल क्रेडिट जाना चाहिए इस दिन, उनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। देखिए, वो भुट्टो साहब की फांसी पे चंद शेर कहे गए थे, ग़ालिबन मुझे शायर का नाम याद नहीं आ रहा, अफजल सिद्दीकी साहब ने या किसने, कि कभी तो सोचना ये तुमने क्या किया लोगों, ये तुमने किसको सरेदार खो दिया लोगों, दिया था सुबह मुसर्रत ने एक चराग तुम्हें, उसी को तुमने सरे शाम खो दिया लोगों। देखिए, अगर किसी एक शख्स को तन मन धन से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने का, उसकी प्राइस पे करने का अगर किसी का नाम आता है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, स्टार्ट से एंड तक। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे बात डॉक्टर कदीर खान ने कही थी। कि अगर भुट्टो साहब नहीं होते तो शायद पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू ही नहीं होता, और उन्हीं की वजह से मैं वहाँ ठहरा। और फिर उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा वक्त आया कि जब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो भुट्टो साहब ने उस वक्त के सारे सेक्रेटरीज़ को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये मैं आपसे एक आखिरी मीटिंग कर रहा हूँ, इसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो डॉक्टर साहब कहेंगे आप समझें कि वो मैं कह रहा हूँ। फिर ही वेंट टू मुल्तान,
मुल्तान में सारे जूनियर साइंटिस्ट और सीनियर उनको जमा किया उसने कहा ये बताएं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कब तक तैयार हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब। तो किसी ने 5 साल, किसी ने 8 साल, किसी ने 7 साल कहा। तो उन्होंने उंगली उठाई और उन्होंने कहा 3 इयर्स। फिर लोगों ने पूछा, उसमें डॉक्टर समर मुबारक भी थे और भी थे, उन्होंने कहा कि सर फाइनेंस का क्या होगा? तो उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसका फाइनेंस मैं कहाँ से जमा करूँ। और फिर जो लोग ज़िया-उल हक को क्रेडिट देते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हेनरी किसिंजर की वार्निंग पे अमल दरामद ज़िया-उल हक ने करवाया। यानी उसको हॉरेबल एग्जाम्पल जो बनाने का क्रेडिट है वो ज़िया-उल हक को जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहले हुकूमत के ख़ात्मे की, अभी न्याज़ी साहब PNA की मूवमेंट बात कर रहे थे, आप ब्रिगेडियर तिरमिज़ी की किताब पढ़ लें, प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस, कि PNA की मूवमेंट को किस तरीके से फंडिंग हुई। फिर भुट्टो की फांसी का वो पढ़ लें, वो भी उसी किताब में मौजूद है। तो ये सारी चीज़ उस न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की प्राइस थी। और अगर उस वक्त 77 में मार्शल लॉ नहीं लगता तो ऐन मुमकिन था कि 78 में पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देता। बाद में आप जाहिर है डॉक्टर कदीर ख़ान तो उसके मेन वो थे जिन्होंने वो सारा काम किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब 98 में धमाका हुआ तो आप दूसरे दिन के अखबारात उठाएं ज़रा और पढ़ें कि किस तरह हमने डॉक्टर AQ खान को एक साइड पे करके हम क्रेडिट दूसरे साइंटिस्ट को देना शुरू कर दिया हमने। यानी वहाँ भी हमने एक नेशनल यूनिटी का जो है वो मैसेज नहीं दिया। और फिर एक और अहम बात मैं आप बताऊं, जो मैंने 98 में, उस वक्त मैं स्टार में काम करता था, उसमें ख़बर दी थी क्योंकि मैं उस वक्त लाहौर में था, कि पंजाब बिजनेसमैन हैड एडवांस नॉलेज कि पाकिस्तान जो है वो डॉलर्स फ्रीज कर रहा है, और बेशुमार लोगों ने, उस बिजनेसमैन ने अपने डॉलर्स निकलवा लिए थे। उस बात की आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान आज एटमी क़ुव्वत है, हम बहुत ज़्यादा महफूज हैं इस लिहाज से। उसमें बहुत से, आप उस ज़माने में हमारे बहुत से ज़ाहिर डिवाइडेड ओपिनियन भी था, कुछ लोगों का ख्याल था कि हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आज के पाकिस्तान को देखें आप और आज के हिंदुस्तान को देखें तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आज आप अपने आप को कितना इस लिहाज से दिफाई तौर पे कितना महफूज फील करते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई आदमी सिंगल आउट करें आप इस पूरे उसमें, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, नो वन एल्स, और फिर डॉक्टर कदीर ख़ान। बाकी न्यूक्लियर धमाका करना, वो करना, और उसमें भी देख लें कि जो मीटिंग हुई थी जिसमें धमाके का फैसला हुआ, उसमें अगर किसी ने पुरजोर अंदाज में नवाज शरीफ से कहा कि कर जाएं धमाके, तो वो मुशाहिद हुसैन सैयद थे, और ये बात नवाज शरीफ साहब ने खुद कही है। अच्छा, वैसे आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी बात का जिक्र छेड़ा, तो भट्टी साहब आपसे सवाल कि वो कहते हैं कि जी प्रेशर बर्दाश्त करना भी बड़ी बात होती है। कहते कहाँ से प्रेशर नहीं आया, मुझे बताया गया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बर्दाश्त किया और उन्होंने कहा जी करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि कौम को मुबारक हो, आज यौम तकबीर है, धमाकों का दिन है। ये वतन से मिट्टी से वफा की दास्तान सुनाता है। पहले नाम आता है ज़हन में डॉक्टर AQ खान, जो शानदार मुस्तकबिल छोड़कर वतन की मोहब्बत में वापस आए और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो मोहसिन पाकिस्तान है, और जिनको हमने रिवार्ड में क्या दिया, रुसवाइयाँ दी, TV पर माफ़ियाँ मंगवाईं, और जो आज भी कैदी हैं इस मुल्क में, आज भी कैदी हैं। अच्छा, और जवाब में वो कभी कभी अब कहते हैं कि मैंने किन नाशुक्रों के लिए क्या कुछ किया है और मैं कहाँ आकर क्या करता रहा। अच्छा, और उनके साथ उनकी वाइफ जो दूसरा मुल्क छोड़ के आई थी, वो भी आजकल बहुत गिले शिकवे करती। यौम तकबीर वतन से मोहब्बत है भुट्टो साहब की, अनडाउटेबली, ज़िया साहब की, ग़ुलाम इसाक़ खान साहब की, जिन्होंने इस मिशन को जारी रखा और हर शक्ल में इस मुक़द्दस मिशन को जारी रखा। और यौम तकबीर है वतन से मोहब्बत की, वफा की, समरमंद मुबारक और हज़ारों गुमनाम मुजाहिदों की, और जो साइंटिस्ट थे, जो उस सिक्योरिटी पर थे, जिन्होंने जानें भी कुर्बान की और अपनी ज़िंदगियाँ इस मिशन को दी। आज मेरा सबको सलाम, सबका शुक्रिया। सर, आप सब की वजह से हम सर उठाकर चल रहे हैं और जी रहे हैं। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपकी नवाजिश। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के प्रेशर की बात है, नवाज शरीफ साहब के दौर में धमाके हुए, आज भी कई गवाह मौजूद हैं। गौर अयूब ने किताब भी लिखी है,
और उसमें लिखा है कि नवाज शरीफ साहब धमाके नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो कहते हैं मैं पीएम हाउस में दाखिल हुआ तो शहबाज शरीफ, ये वजीर खारजा थे उस वक्त, तो मैं पीएम हाउस में दाखिल हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि भाईजान क्लिंटन से बात कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा पैकेज मिल गया तो हम धमाके नहीं करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं आपको करने चाहिए। फिर कैबिनेट की मीटिंग में फिर मजीद निज़ामी साहब जब सहाफ़ी बुलाए तो उन्होंने कहा कि अगर आपने धमाका ना किया तो लोग आपका धमाका कर देंगे। तो वो जैसे भी है, नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया कि उन्होंने धमाके किए, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे थे। और ये बात 100% ठीक है कि नवाज शरीफ साहब अकेले तो हो ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे ऐसे उनको क्रेडिट देना चाह रहे हैं कि जैसे असल में सिक्योरिटी की वजह से हमने डॉक्टर एक्यू खान का नाम अलहदा कर लिया था, वरना ये डॉक्टर एक्यू खान असल में नवाज शरीफ साहब ही थे। ऐसे लोग पोज करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ही डॉक्टर एक्यू खान थे, जो पीएम हाउस में आंख बचाकर रात की तारीकी में चुपके से निकल जाया करते थे और एटम बम जाके बनाया करते थे, और एटम बम बनाने से धमाका करने तक सारा क्रेडिट उन्हीं को है। ऐसी बात नहीं है। हज़ारों गुमनाम मुजाहिद हैं, उनको सलाम। ये इनके दौर में हुआ, कोई और वज़ीर आज़म होता तो उनके दौर में हो जाता, बस इतना सा फ़र्क है। ये मोटरवे नहीं है कि जो क्रेडिट नवाज शरीफ साहब का है, ये एटमी बम है जिसमें लोगों ने जानें दी हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे।